हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता चल रहा है, आज हम यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि रिलेट करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। आज हम यहाँ पर बात करेंगे नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन ट्रांसफ़र बेटर टाइटल विच ही हिमसेल्फ हैड, और इससे रिलेटेड इसके एक्सेप्शन के बारे में हम बात करेंगे। जब हम यहाँ पर नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट की बात कर रहे हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत इसके लीगल प्रोविज़न बताए गए हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड लीगल प्रोविज़न फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेक्शन 27। बहुत सिंपल है, इस मैगज़ीम का मतलब क्या है एक सिंपल एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। जैसे कि ए है, ए बी और सी ये तीन लोग हैं। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल का रियल ओनर यह सी है। यहाँ पर ए जो है ए, वो इस सी की बिना परमिशन के, बिना सी के द्वारा अथॉरिटी दिए गए बिना इस मोटरसाइकिल को बी को बेचता है, सेल करता है। यहाँ पर क्वेश्चन यह अराइज होता है कि जब इस मोटरसाइकिल पर इस ए का ही कोई टाइटल नहीं है तो क्या यहाँ पर बी को कोई टाइटल रिसीव हो सकता है। और इसी के बारे में सेक्शन 27 में बताया गया है कि जब कोई गुड्स किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सेल किया जा रहा है जो कि उस गुड्स का ओनर ही नहीं है, जिसको ऐसा करने के लिए परमिट ही नहीं किया गया है, जिसको ऐसा करने के लिए ऑथराइज ही नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो बायर होगा उसे अभी उस संबंध में कोई टाइटल फिर रिसीव नहीं होगा। और इसी बात के बारे में बताया गया है नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट के तहत, मतलब नो वन कैन ट्रांसफ़र बेटर टाइटल विच ही हिमसेल्फ हैड। लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। एक्सेप्शन मतलब यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जिसमें यह नियम अप्लाई नहीं करता है और उस कंडीशन में बायर बेटर टाइटल रिसीव कर लेता है। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, अब हम वन बाय वन उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन आता है एस्टोपल के तहत। एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर तीन लोग हैं, ए बी और सी। यहाँ पर ए के द्वारा मोटरसाइकिल बेची जा रही है, इस मोटरसाइकिल का रियल ओनर सी है। जब यहाँ पर ए बी को मोटरसाइकिल बेच रहा है 1 लाख रुपए में, उस टाइम पर सी वहीं पर प्रेजेंट है और सी वहाँ पर इस संबंध में कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करता है, वह बिल्कुल साइलेंट रहता है। और यहाँ पर सी के कंडक्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी तरफ से ए को इस संबंध में परमिट कर दिया गया है, ऑथराइज कर दिया गया है, या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ पर बी को ऐसा लगता है कि ए ही रियल ओनर है और सी वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है। तब ऐसे में इस सी के ऊपर यहाँ पर एस्टोपल क्रिएट होता है और जो बायर है, जो बी है, उसको उस मोटरसाइकिल पर, उस गुड्स पर बेटर टाइटल रिसीव हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि सेक्शन 27 का एक प्रोविज़ो है, जिसके अंतर्गत बहुत सिंपल सिटी के संग हम बता देते हैं क्या बताया गया है। देखिए, अगर मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा सेल की जाती है, अगर मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा कोई ऐसे गुड्स सेल किए जाते हैं जो कि गुड्स उसके पजेशन में थे और यहाँ पर उन गुड्स पर पजेशन जो रियल ओनर था उसकी परमिशन से उसके द्वारा रखे गए थे, या फिर इस मर्केंटाइल एजेंट के पास में उस गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और ऐसा उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, तब यहाँ पर यह जो पूरा सेल हुआ है यह अपने आप में वैलिड माना जाएगा। जैसे कि मानो उसको ऑथराइज किया गया था इस संबंध में, पर एक कंडीशन यहाँ इसके साथ में अवश्य एप्लीकेबल होगी कि जो बायर होगा उसके लिए यह वाली बात ध्यान रखी जाएगी कि बायर के द्वारा जब गुड्स खरीदे गए हैं मर्केंटाइल एजेंट से तो यहाँ पर बायर ने ऐसा गुड फेथ में किया है। और दूसरी बात यह है
कि उस सामान को, उस गुड्स को खरीदते समय बायर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह मर्केंटाइल एजेंट एक्चुअल ओनर नहीं है, बल्कि वो तो उसको ही रियल ओनर समझकर ऐसा कर रहा था। तभी यहाँ पर इस संबंध में बायर को बेटर टाइटल रिसीव हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले एक्सेप्शन की बात करते हैं। सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स, इसको भी एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। यह उसके एसेंशियल्स हैं। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है यहाँ पर ए बी सी ये 3 लोग हैं। इन्होंने तीनों ने मिलकर एक हॉर्स खरीदा है। यह तीनों इस हॉर्स के जॉइंट ओनर्स हैं। यहाँ पर इन तीनों ने आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से इस हॉर्स का पोजीशन इस बी के पास में रखवा दिया है। अब यहाँ पर इस बी ने क्या करा, इस हॉर्स के जॉइंट ओनर कौन हैं? ये तीनों इस हॉर्स के मालिक हैं ना। पोजीशन किसके पास में है? बी के पास में है। बी ने क्या करा, बी ने इस हॉर्स को डी को बेच दिया और ऐसा करते समय उसने ए और सी की सहमति भी रिसीव नहीं करी है। और यहाँ पर अब क्वेश्चन एराइज ये होता है कि ऐसे मामले में जो ये डी है, जो ये बायर है, क्या यहाँ पर इसको बेटर टाइटल रिसीव होगा? तो आंसर होगा यदि यहाँ पर यह पाया जाता है कि इस डी ने इस हॉर्स को गुड फेथ में खरीदा है और उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि बी के अलावा भी 2 लोग और हैं जो कि इस हॉर्स के रियल ओनर्स की पोजीशन में हैं। तब ऐसी कंडीशन में तभी यहाँ पर डी को इस संबंध में इस हॉर्स पर, इस गुड्स पर बेटर टाइटल रिसीव हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब ये नाम आपके सामने आया है अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट में जाकर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अच्छी तरह, तभी आप समझ पाएंगे। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। इसमें एग्जाम्पल ये रख लीजिए कि ये जो ए था, इसने बी के साथ में फ्रॉड करा और फ्रॉड करके इसने बी से एक नेकलेस को रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 19 जो कि क्या कहता है कि अगर इस प्रकार का कोई मामला है तो वो यहाँ पर एट द ऑप्शन ऑफ बी वॉइडेबल है। याद आ गया आपको अच्छी तरह से? यस। तो अब इस मामले में यही हुआ था कि यहाँ पर ए ने बी के साथ में फ्रॉड करा और फ्रॉड करके उसने एक नेकलेस बी से रिसीव कर लिया और यहाँ पर यह जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी। अभी तक लेकिन यह टर्मिनेट इन्होंने नहीं करवाया है अभी तक इन्होंने। अब यहाँ पर इतने बीच में ए ने क्या करा, इतने बीच में ए इस नेकलेस को लेकर सी के पास पहुँच गया और सी के पास में जाकर इसने इस नेकलेस को गिरवी रखवा दिया है। अब क्वेश्चन यह एराइज होता है, क्या यहाँ पर सी को इस संबंध में लाभ प्राप्त होगा? क्या होगा अब यहाँ पर इस संबंध में? तो यहाँ पर हम बता दें, अगर सी ने यहाँ पर गुड फेथ में ऐसा किया है, इनोसेंटली करा है, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह जो सामने वाली पार्टी इसके पास में इस जेवर को गिरवी रखवा रही है वो असलियत में उसकी रियल ओनर नहीं है, तब यहाँ पर ऐसे में सी को यहाँ इस संबंध में बेनिफिट रिसीव हो सकता है, बशर्ते कि अभी तक यह वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में था उसको टर्मिनेट ना करवा लिया गया हो। चलिए आगे चलते हैं। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल दे देते हैं हम। ए एक कारपेंटर है, एक कारपेंटर है, बी इसके पास गया और इसने एक अच्छी खासी चेयर बनवाई है। बी ने इसको पेमेंट भी कर दिया है, चेयर बन चुकी है। बी ने इससे कहा कि वह अब से 20 दिन बाद आकर उस चेयर को इसके पास से ले जाएगा। इतने बीच में ही ए के पास में एक बंदा सी पहुंचा और उसको वह चेयर बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर इस चेयर पर अभी पोजीशन किसका है? इस चेयर पर पोजीशन अभी किसका है? इस चेयर पर पोजीशन सेलर का है।
यहाँ पर ये चेयर सी को बहुत अच्छी लगी है, ए ने इस चेयर को सी को बेच दिया है। यहाँ पर सी ने गुड फेथ में और बिना ये जाने कि ये चेयर बिक चुकी है बी के लिए, उस चेयर को खरीद लिया है। यहाँ पर सी को उस चेयर के ऊपर बेटर टाइटल रिसीव अवश्य होगा, और यही वाली बात इसमें बताई गई है। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर ए और बी दो पार्टी हैं, यहाँ पर ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल होता है कार को लेकर। फॉर एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ए और बी दो पार्टी हैं और इनके बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल होता है कार को लेकर। और यहाँ पर आपको पता ही होगा एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कब तब्दील होता है, जब पहले या तो कोई फ्यूचर डेट पर वो तब्दील हो जाएगा सेल में, या फिर कोई कंडीशन रख दी जाएगी, उस कंडीशन के फुलफिल होने पर वो सेल में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा हुआ इस मामले में कि यह एग्रीमेंट टू सेल हुआ किसी बात को लेकर ए और बी के बीच में। अब यहाँ पर जो गुड्स था उसका पोजीशन बायर के पास में जा चुका है, या यूँ कह लीजिए डॉक्यूमेंट्स बायर के पास में जा चुकी हैं एग्रीमेंट टू सेल के तहत। अब यहाँ पर जो इस संबंध में बायर है उसने क्या करा, उसने उस गुड्स को आगे किसी और को बेच दिया है। तो अब जो इस संबंध में न्यू बायर आया है, अब जो इस संबंध में नया बायर आया है, अगर उसने गुड फेथ में और विदाउट नोटिस अगर उसने इस संबंध में इस गुड्स को खरीद लिया है, तो फिर ऐसे में वह उस गुड्स के ऊपर बेटर टाइटल रिसीव कर लेगा इस संबंध में। और इसी के साथ में एक बात याद रखना कि यह धारा 30 सबसेक्शन 2 हायर परचेज के ऊपर अप्लाई नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, हायर परचेज के ऊपर अप्लाई नहीं करती है, मतलब यह है कि ए है और ए और बी के बीच में कार को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, और यहाँ पर एग्रीमेंट ये हुआ कि यह जो कार है यह बी की हो जाएगी अगर बी 5 महीने तक लगातार हर महीने 1-1 लाख रुपए करके पे करता रहे, इंस्टॉलमेंट देता रहे। तो जिस दिन 5वीं इंस्टॉलमेंट आएगी तब यह कार इस बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी ओनरशिप में। अब यहाँ पर ये हायर परचेज का सिद्धांत है। अब यहाँ पर अभी तीसरी इंस्टॉलमेंट केवल बी के द्वारा दी गई थी ए को, पर इतने बीच में ही बी ने इस कार को सी को बेच दिया है। क्या यहाँ पर सी बेटर टाइटल रिसीव करेगा? ऑफकोर्सली नॉट। यहाँ पर सी बेटर टाइटल नहीं रिसीव करेगा, क्योंकि यह सिद्धांत हायर परचेज के ऊपर अप्लाई ही नहीं करता है। इसी के साथ में अन्य ऐसे और प्रोविजंस हैं जो कि इस सिद्धांत के एक्सेप्शन के रूप में माने जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर कोई सेलर है, सेलर अनपेड सेलर की पोजीशन में कब जाता है, जब उसको उसका पेमेंट फुलफिल नहीं किया जाता है, तब सेलर अनपेड सेलर की पोजीशन में चला जाता है। अब यहाँ पर अनपेड सेलर के पास भी राइट्स पाए जाते हैं, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। जब सेलर के द्वारा अपने राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का प्रयोग कर लिया गया है, उसके बाद भी अगर वो अपना पेमेंट प्राप्त करने में, पेमेंट रिसीव करने में फेल रहता है, तो उसके पास ये राइट आता है कि वो अपने उस गुड्स को दोबारा से फिर से रीसेल कर सकता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन 169 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति फाइंडर ऑफ गुड्स है, अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का कोई सामान मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाया, फाइंडर ऑफ गुड्स है। लेकिन क्वेश्चन एराइज ये होता है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है, जिसको कोई सामान रिसीव हुआ है किसी दूसरे का, वह उसे सेल कब कर सकता है। तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न भी सेक्शन 169 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बताए गए हैं। जब आपने अपनी तरफ से रीजनेबल टाइम लगा के, रीजनेबल ट्राई करके आपने उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया जिसका वो सामान था, और भी संबंध में कई ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं, ऐसी कंडीशन बताई गई हैं जिसमें फाइंडर ऑफ गुड्स को यह राइट मिल जाता है कि वह उस सामान को सेल कर सकता है।
सेक्शन 176 की अगर हम बात करें तो इसके तहत सेल बाई पॉनी इन द केस वेयर पॉनर मेक्स डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। भाई जब सामान को गिरवी रखा गया है और जब सामान गिरवी रखा गया है और उसके तहत जो पेमेंट करा गया था अगर उस पेमेंट को करने में डिफ़ॉल्ट हो रही है तो जिसके पास सामान गिरवी रखा गया था उसके पास ये राइट आ जाता है इस संबंध में कि वो उस सामान को बेचकर अपना पेमेंट प्राप्त कर सकता है। तो ये भी अदर कंडीशंस, और फिर जिस व्यक्ति को वो सामान बेचा जाएगा वो व्यक्ति उस सामान पर बेटर टाइटल रिसीव कर सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर यह बताया गया था। आज के लेसन में हमने यह जाना था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास में गुड्स के ऊपर बेटर टाइटल ही नहीं है तो जनरल स्पीकिंग वो व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को भी बेटर टाइटल रिसीव नहीं करवा सकता है, और यही सिद्धांत कहलाता है नेमो डॉट कॉर नॉन हैबिट का। पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसके तहत एक व्यक्ति जो कि रियल ओनर नहीं है उस गुड्स का लेकिन तब भी वो उस गुड्स को अगर सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो जो बायर होगा वो उस गुड्स के ऊपर कुछ कंडीशंस एराइज होने पर, कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होने पर वो उस गुड्स के ऊपर बेटर टाइटल रिसीव कर सकता है। और इसी के बारे में आज का हमारा लेसन बताया गया है।